चलिए तो आज हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। वेरी dreaded topic and we'll want to have an entertainment of that. Entertainment of probability. एक्चुअली प्रोबेबिलिटी का मतलब हम चांस कहते हैं एक इवेंट को जो हो सके। हम्म, और इसका एक्चुअल यूज क्या है? प्रोबेबिलिटी का एक्चुअल यूज क्या है? प्रोबेबिलिटी का एक्चुअल यूज ये है कि अगर हमने सीक्वेंस को ऑलमोस्ट इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट किया, एक लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट किया, तो जितनी उसकी प्रोबेबिलिटी है इनटू दैट नंबर ऑफ टाइम्स वो इवेंट होगा। जैसे हमारा सिंपल सा है, हमने एक फेयर डाइस लिया, ठीक है, और हमने उससे पूछा कि प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस गेट्स वन इज 1/6। सब लोग जानते हैं इसे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हमने डाइस को 1000 टाइम्स रोल किया, ठीक है, तो our expected number of times x is equal to 1 will be 1000/6। यानी अगर मैं एक्सपेरिमेंट करूं इसका लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, इसे बार बार रिपीट करूं, तो मुझे ये आएगा कि 1000/6 आया है। इस तरह से मैं प्रोबेबिलिटी को निकाल सकता हूँ। या दूसरी तरीके से भी मैं एक्चुअली चीज कर सकता हूँ। जैसे अगर लेट अस से मुझे कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ पाई, मुझे पाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है पीसी यूज करता, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? ये 0,0 का ओरिजिन लिया, ये 1,0 हो गया, ये 0,1 हो गया, ये 1,1 हो गया, ठीक है। इस पर एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट लो, वाई एक्सिस पर एक पॉइंट लो। अगर वो पॉइंट इसके अंदर एक सर्कल होगा, राइट, अगर सर्कल के अंदर लाई करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्कल कितनी है? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2r का होल स्क्वायर, राइट। तो कितनी होगी वो? पाई बाई 4, पाई बाई 4 होगी। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्कल जो है मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ पीसी से। कैसे? रेंडमली 0 से 1 एक पॉइंट लूंगा, रेंडमली 0 से 1 वाई एक्सिस पे पॉइंट लूंगा, पता लगाऊंगा वो सर्कल के अंदर लाई करता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करता है, या सर्कल के बाहर लाई करता है। क्योंकि इसका वो कितना होगा, 0.5
0.5, राइट। सो मेरा होगा, अगर कोई भी कोऑर्डिनेट आया, मेरा ये आया जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया x, यहाँ आया y, x माइनस 0.5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0.5 का होल स्क्वायर शुड बी लेस देन इसका रेडियस कितना है, शुड बी लेस देन 0.5 का होल स्क्वायर। सर्किल की इक्वेशन यही होती थी ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.5 होल स्क्वायर। फिर ये सर्कल की इस पर लाई करता है, सर्कल के अंदर लाई करता है। अब बस यही चीज बची है कि मैं रैंडम नंबर कैसे जनरेट करता हूँ। सी में एक फंक्शन होता है रैंड, राइट। एक बार इसको नेट पर सर्च करके देखिए। This function returns an integer value between 0 and rand max, right? और now the function will return a value between 0 and 1, random value between 0 and 1। बस हो गया, राइट। आइट्रेशन 1 लाख बारी चलाओ, 10 लाख बारी चलाओ और इससे मेरा रैंडम फंक्शन आ गया। दूसरा दोबारा से समझ, सिंपल से एग्जांपल समझ के देखते हैं दोबारा से। लेट अस से अच्छा, मुझे लग रहा था कि हम स्वतंत्रता सेनानी उससे पहले पहुंच चुके हैं, 1947 से पहले आ गए हैं वहां पर। चलो अगर हम ये करते हैं, जैसे हमने लिखा प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 0.1, प्रिंट एफ हेलो, अदरवाइज प्रिंट एफ ग्रेट। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0.1 से लेस है तो हमें कुछ काम करना है, और उससे ज़्यादा है तो कुछ काम करना है। लेट से इसका इम्प्लीमेंटेशन करना था हमको, हम कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, फ्लोट ये x को लेंगे ऊपर वाले को, इफ x लेस देन 0.1 प्रिंट एफ हेलो, एल्स प्रिंट एफ ग्रेट। आज चला के देखेंगे इस प्रोग्राम को, ठीक है। ये ऊपर ये वाला स्टेटमेंट लिखना है, ये वाला। अब इसे लगाने के बाद हमने एक चीज देखी, अगर हम इस प्रोग्राम को 100 बारी चलाएं तो 10 बारी हेलो प्रिंट होना चाहिए और 90 बारी ग्रेट प्रिंट होगा। अगर इस प्रोग्राम को 1 करोड़ बारी चलाएं तो 10% ऑफ टाइम हेलो प्रिंट होगा और 90% ऑफ टाइम ग्रेट प्रिंट होगा। कंप्यूटर्स में प्रोबेबिलिटी
इवेंट को ऐसे इम्प्लीमेंट करते हैं। कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? एक रैंडम नंबर जनरेट करते हैं, राइट, जिस तरह से दिखाया। और अगर हमें प्रोबेबिलिटी सेट करनी है किसी इवेंट की, जैसे हम CSMA-CD में हमने पढ़ा था, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अभी नहीं पढ़ा, पढ़ लेंगे, इन फ्यूचर में पढ़ेंगे कि कुछ प्रोबेबिलिटी है तब हम एक्ट करेंगे, अगर उससे प्रोबेबिलिटी से कम है तो हम एक्ट नहीं करेंगे। हम प्रोबेबिलिटी कैसे जनरेट करते हैं? इस तरीके से जनरेट करते हैं। इसी तरीके से हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे? एक इवेंट को बार बार रिपीट करो, राइट। अगर इवेंट आपका टोटल n टाइम्स हुआ है और n इज लार्ज, क्योंकि छोटे इवेंट पर कुछ करना बड़ा मुश्किल काम है। जैसे अगर आपने कॉइन को टॉस किया और एक कॉइन करते ही हेड आ गया, आपने कहा बस और तो कुछ इवेंट करने की जरूरत ही नहीं, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? राइट। बट अगर आप कॉइन को 1000 बार ही टॉस करोगे तो 500 प्लस माइनस समथिंग हेड आएगा, 500 प्लस माइनस समथिंग टेल आएगा। तो उसे इवेंट को काफी टाइम रिपीट करो और फेवरेबल टाइम्स देखो कितने बारी आया। फेवरेबल टाइम्स आया, दैट से x, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? x/n। ये वाला चीज जो है ना, ये थोड़ा डाइजी है, इसमें बच्चों को अंदर से फीलिंग नहीं आती है। जैसे अगर मैंने कहा कि मेरी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं और 7 बच्चे जो हैं ग्रीन रंग की शर्ट पहने हुए हैं, ठीक है, तो बताओ मेरी क्लास में एक रैंडम बच्चे की प्रोबेबिलिटी ग्रीन शर्ट पहनने की क्या होगी? 7/, इसके अंदर में रैंडम वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी उस आदमी की आंख पर पट्टी बंधी हुई थी, उसने ऐसे ऐसे करा, एक बच्चे को पकड़ लिया, और यानी अगर इस एक्सपेरिमेंट को वो 1000 बार ही करे, वापस बच्चा वापस रख दे, फिर दोबारा पकड़े, वापस बच्चा दोबारा रख दे, फिर दोबारा पकड़े, वापस बच्चा दोबारा रख दे, फिर वापस पकड़े, तो 70% टाइम में हमें ग्रीन शर्ट दिखाई देती है, राइट। तो इसलिए हम प्रोबेबिलिटी को स्टैटिस्टिकल मेजर पे ले जा सकते हैं, राइट। वैसे प्रोबेबिलिटी को स्टैटिस्टिक्स पे लाना बड़ा डिफरेंट, बड़ा रिस्की काम है। क्यों रिस्की काम है बताता हूँ आपको। एक डॉक्टर ने एक नई मेडिसिन बनाई, ठीक है, और उसको कुछ पेशेंट्स पे खिलाया, और पेशेंट्स पे खिलाने के बाद पेशेंट्स में इंप्रूवमेंट आ गया। उसने कहा 100% पेशेंट्स क्योर हो जाते हैं, प्रोबेबिलिटी 1 है इसे इंप्रूव करने की। नहीं, सारे पेशेंट थोड़ी देखे तुमने, राइट। तुमने तो अपना सैंपल सेट में सिर्फ 5 या 10 या 20 जो पेशेंट थे सैंपल सेट के, उसकी प्रोबेबिलिटी है, ना कि जनरलाइज प्रोबेबिलिटी है जो जनरल लोगों पर थी। ये स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं हमारे साइंटिस्ट और डेमोग्राफर्स लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। जैसे पॉपुलेशन कोई काउंट नहीं कर सकता कितनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का सिर्फ लोगों के पास एक आइडिया होता है, उसे एक्सट्रापोलेट करते हैं कि वर्ल्ड में इतनी पॉपुलेशन चल रही है, ठीक है। सेंसस भी बहुत गड़बड़ होती है, और उसके अलावा पॉपुलेशन जो एस्टिमेट होता है वो ऐसे लगाया जाता है कि गांव में गए, देखा भैया जो गांव में 10% लोग इंक्रीज कर रहे हैं, तो कहा कि और बाकी गांव में भी 10% इंप्रूव कर रहे होंगे। तो आपने क्या अज्यूम करा कि ये गांव रिप्रेजेंटेटिव है सारे गांव का, वो स्टैटिस्टिक्स की इंटरपोलेशन है। तो ध्यान रखना पड़ेगा हमें लाइफ में कि प्रोबेबिलिटी को हम ऑल द स्टैटिस्टिक्स से रिलेट कर रहे हैं। स्टैट में ये वाला चीज होता है, स्टैट में क्या चीज है कि x फेवरेबल है, n टोटल है, तो चांस इवेंट का होने का x/n है। बट इसमें x और n दोनों लार्ज इनफ होने चाहिए, एटलीस्ट n जो है वो सब्सटेंशियली लार्ज होना चाहिए, यानी सारे के सारे केसेस कवर होने चाहिए, तभी तो हम कह सकते हैं। अभी नहीं समझ में आ रही है बात। लेट अस से मैंने क्या किया, गेट जो है, गेट 2016 लेट से 2 लाख बच्चों ने लिया, ठीक है। रैंडमली मैंने 10 बच्चे लिए और उनका एवरेज निकाल लिया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि गेट 2016 के बच्चों का एवरेज होगा? जब तक मेरा ये सेट जो है ये सब्सटेंशियली लार्ज ना हो,
तब तक मैं कह नहीं सकता हूँ। अगर ये मैं 5, 7, 10, 20 बच्चों का निकालूंगा तो गलत आ सकता है। इस सेट को मिनिमली कुछ बड़ा होना चाहिए, तब मैं इस सेट को कह सकता हूँ। लेटर से ये सेट कुल 50,000 का था या 5,000 का था, तब तो फिर मैं फिर भी कह सकता हूँ, तब भी कुछ गारंटी नहीं है, तब भी बायसिंग हो सकती है, बट बायसिंग के चांस लेस हैं। हमारे साइंटिफिक सर्कल में जो प्रॉब्लम होती है, खासतौर से मेडिकल साइंस में, वो ये है कि अप्लाई आप कर रहे हो लार्जर सेट पर, और जो सिलेक्टेड सेट है जिस पर आप एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हो वो है छोटा, और वो भी आदमियों पे नहीं है, माउस का है, बंदरों का है। उन पर आप अप्लाई करके कहते हो ये है, और फिर क्या कहते हो कि मेडिसिन काम करेगी, 20 साल के बाद पता चलता है उससे लोगों को कैंसर हो रहा है, फिर वो बैन हो जाती है। तो ये बहुत डेंजरस है, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के साथ खेलना बहुत डेंजरस है। खैर एनीवे, अभी आप बताया था आपको एंटरटेनमेंट क्लास होगी, जो है आप सोच रहे थे कि प्रोबेबिलिटी वैसे ही धमाकेदार लगती है, और सबने ऑलरेडी जो है डरा दिया। एक कंसेप्ट पढ़ते हैं इक्वली लाइकली इवेंट का। जैसे हमारा डाइस है, डाइस में इक्वली लाइकली इवेंट है 1 2 6 तक आना। और ये इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछते हैं आईआईटी में जाने के बाद कि एक फैन है, उसके गिरने की क्या प्रोबेबिलिटी है नेक्स्ट मिनट में, क्या प्रोबेबिलिटी है? उसकी प्रोबेबिलिटी नेचुरली हाफ नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों इवेंट इक्वली लाइकली नहीं है, राइट? गिरने का इवेंट और नहीं गिरने का इवेंट इक्वली लाइकली है, राइट? हम इक्वली लाइकली इवेंट के बीच में तो प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। जो अनलाइकली इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी, जो लाइकली इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। फैन हमने देखा लास्ट 10 साल के बाद, उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अगर क्वेश्चन पूछा, लेट से मुझे क्वेश्चन पूछा कि इस फैन के गिरने की नेक्स्ट मिनट में प्रोबेबिलिटी निकालो, कैसे निकालोगे? तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे 10,000 फैन पढ़ूंगा जो 10 साल पुराने थे, 10 साल 3 महीने 2 दिन 3 घंटे 2 मिनट पुराने थे। फिर उन 10,000 फैन में देखूंगा कि कितने फैन गिरे थे, और उतने फैन डिवाइडेड बाय दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। Since I do not have the data, the probability cannot be defined. And so it is not likely event. I can only compare equally likely event. और let's say ऐसे n equally likely event हैं जो ले सकते हैं। जैसे इसके केस में 6 इवेंट हैं, कॉइन के केस में 2 इवेंट हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि probability of x is equal to I is equal to 1 upon n. जैसे हमारे पास 10 वाइट बॉल है और 20 रेड बॉल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक बॉल अर्न में से निकाली और वो वाइट हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 10/30। अब हमें निकालना है कि एक बॉल ड्रॉन कर ली है, राइट? Probability that next ball is white, next ball drawn is white. अब हम चार्ट बनाना सीखते हैं। ये पहली बॉल ड्रॉन हो चुकी है, राइट? तो पहली बॉल या तो वाइट हो सकती है या फिर रेड हो सकती है। वाइट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 10/30।
30, रेड होने की 20/30। फिर वाइट के बाद नेक्स्ट वाइट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? एक बॉल वाइट खत्म हो गई, 9/29। और रेड आने के बाद वाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 10/29। तो प्रोबेबिलिटी दैट नेक्स्ट बॉल इज वाइट, जब भी हमें निकालना पड़ता है तो यहाँ पर बीच में इस ट्री में हमेशा एंड यहाँ पर आता है, ब्रांच लेने पर एंड आएगा और ब्रांच के इस साइड जाने में और आएगा। तो हम एंड ले रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन होगा इनका, तो आया 10/30 इंटू 9/29 प्लस 20/30 इंटू 10/29। हमें ये नहीं पता कि पहली बॉल का कलर क्या था। नेक्स्ट बॉल डिपेंडिंग ऑन कि पहली बॉल वाइट निकली थी या पहली बॉल रेड निकली थी, उसके बेसिस पर नेक्स्ट बॉल की प्रोबेबिलिटी आएगी, राइट। अब हम देखते हैं कुछ चीज। पहली चीज है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, जैसे कॉइन के केस में हेड या टेल, या तो एक होगा या दूसरा होगा। डाइस के केस में 0, 1, 6, और मॉल जाने के केस में परचेज या फिर नो परचेज। जितने भी इवेंट हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकते हैं। सॉरी। और फिर है हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट है जहां पर occurrence of one does not affect other event। जैसे टॉसिंग कॉइन सेकेंड टाइम, इंडिपेंडेंट इवेंट है, बट ड्रॉइंग बॉल एग्जाम्पल जो पीछे दिया था, अगर मैंने इवेंट E1 रखा जहां पर फर्स्ट बॉल ड्रॉन ही है और इवेंट E2 रखा जहां पर नेक्स्ट बॉल ड्रॉन नहीं है, E1 and E2 are not independent। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अ स्टूडेंट स्टडीज either maths, physics or chemistry।
student studies either maths, physics or chemistry. If on a day he studies maths, then for the next day probabilities चेंज हो जाती हैं. ठीक है, इस तरह का कोई क्वेश्चन है और हमसे पूछा इवेंट E1 फर्स्ट डे स्टडी, क्या चीज पड़ेगा. इवेंट E2 नेक्स्ट डे स्टडी. तो ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं है. हम E2 को निकाल नहीं सकते विदाउट कंसिडरिंग E1, राइट. E1 is not independent of E2. तो हम कह सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट. जैसे अगर हमने पूछा कि फर्स्ट डे मैथ्स, सेकेंड डे मैथ्स और दोनों दिन मैथ्स पढ़ने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी. दैट विल नॉट बी द सेम एज फर्स्ट डे मैथ्स निकालो इंडिपेंडेंटली और सेकेंड डे मैथ्स निकालो इंडिपेंडेंटली, क्योंकि ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं है. ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, इन दोनों को हम ऐसे नहीं निकाल सकते हैं. ऑन द अदर हैंड अगर हमें दिया है कि फर्स्ट थ्रो पर 2 आना चाहिए और सेकंड थ्रो पर 6 आना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट थ्रो इज इक्वल टू 2 एंड सेकंड थ्रो इज इक्वल टू 6. इन्हें हम दोनों को मल्टीप्लाई इसलिए कर देते हैं क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है. सेकंड थ्रो का फर्स्ट थ्रो से कुछ लेना देना नहीं है. और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में बी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 A and B are exclusive events. साथ में हो ही नहीं सकते हैं. अच्छा, अब हम देखते हैं कुछ बेसिक्स जो आप लोगों को पहले से ही पता है. पहला बेसिक, अगर हमारे पास दो इवेंट हैं पी ए यूनियन बी, ये कह रहा है ए ऐसा इवेंट है कि मंडे को मैथ्स पढ़ी, बी एक इवेंट है ट्यूसडे को केमिस्ट्री पढ़ी. ऐसा भी हो सकता है मंडे को मैथ्स पढ़ी, मंडे को ही केमिस्ट्री पढ़ी, कुछ भी हो सकता है. दो इवेंट हैं इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. जैसे इसको हमने लगाया
कितना है आंसर? आपने इंडिपेंडेंट माना ना एक्सक्लूसिव माना है? इंडिपेंडेंट में क्या होता है? पीए इंटू पीबी। आपने क्या माना उसको? एक्सक्लूसिव माना है। दोनों इंडिपेंडेंट डेफिनेशन में बन जाइए, सिर्फ कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। पीए क्या है? पीए यूनियन बी कितना है? 0.8। पीए कितना है? 0.3 प्लस पीबी जो हमें निकालना है माइनस 0.3 पीबी। तो 0.5 इज इक्वल टू 0.7 पीबी। तो पीबी कितना आया? 5/7। ये IIT JEE का क्वेश्चन है 1990 का। दूसरा है हमारा पी ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए। ऑब्वियसली यानी किसी चीज को करने की प्रोबेबिलिटी, ना करने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 माइनस उसे करने की प्रोबेबिलिटी। तीसरा है पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हम सेट से समझ सकते हैं। यहाँ से हमने सेट बनाया ए और दूसरा सेट बनाया बी। हमें क्या चीज चाहिए? ये चाहिए। तो ये निकल गया हमारा पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। बाकी खुशी की बात यह है कि ए एंड बी इवेंट की तरह मानो और उन पर हम डी मॉर्गन्स लॉ फ्रीली लगा सकते हैं, राइट? जैसे ये चीज है, अगर हम इसको निकालना चाहें, राइट, इसको अगर हम प्रूव करना चाहें, माइनस जो है वो होता है इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट। अगर हम इसे प्रूव करना चाहें तो हम डी मॉर्गन लॉ से प्रूव भी कर सकते हैं। कभी कभी आसान हो जाता है अगर डी मॉर्गन की तरह से सोचा जाए तो, नहीं तो बहुत सारे प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले हैं जो याद करने पड़ते हैं, जो जरूरत नहीं पड़ती अगर डी मॉर्गन से सोचा जाए। तो लेटर से हमारे पास दिया हुआ है पी ए इज इक्वल टू 0.7 पी बी दिया हुआ है 0.4 पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है 0.5। तो हमें निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए यूनियन बी। पी ए इंटरसेक्शन भी कितना है और पी ए यूनियन भी 0.9। नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ेंगे वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को अगर हम सेट के थ्रू समझना चाहें तो एक बहुत बड़ा स्पेस है जिसके अंदर हम एक पर्टिकुलर
इवेंट पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, राइट। और अब हम इसमें से एक और अब हम एक दूसरे, ये इवेंट E1 है, ये इवेंट E2 है। हम बेसिकली जानना चाहते हैं कि गिवन E1 has occurred, what is the probability of E2 occurring? इसको हमने टेक्निकली ऐसे लिखा। अभी फिलहाल टेक्निकल को छोड़िए, अभी फिलहाल इसको कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए। ये कंसेप्ट है, ये कोई इवेंट है। जैसे E1 is I have found 3 students cheating in the class. This is an event. What is the probability that Ram is amongst them, right? And राम की अलग से probability cheater होने की, ठीक है। Given that I have found something, what is the probability that it is something else which is pointing to this, right? ये दूसरे तरीके से समझाता हूँ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो हम यूज करते हैं, जनरली डॉक्टर्स लोग यूज करते हैं ऐसे। जनरली क्या होता है, जैसे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ कफ एक नॉर्मल आदमी में 0.1 है, मतलब 10% लोगों को जनरली कफ रहता ही है, लेट अस से, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टीबी गिवन कफ, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ टीबी गिवन कफ, यानी ये डॉक्टर को क्या चीज दिखेगी, कफ। उसे कंक्लूड करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टीबी इज लेट अस से 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ वायरल यूजिंग कफ is 0.5 and something else, ठीक है। अब पेशेंट आया, पेशेंट ने कहा मुझे कफ है, गिवन कफ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टीबी टेकिंग प्लेस, 0.4, गिवन कफ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज वायरल, 0. तो किसकी मेडिसिन चलाएगा डॉक्टर, वायरल की मेडिसिन चला देगा। एक हफ्ते के बाद जब कफ ठीक नहीं होगा, क्यों कहेगा 100% तो प्रोबेबिलिटी कवर हुई नहीं थी, ठीक है, मैं तुम्हारी टीबी की चला देता हूँ। जब 2 हफ्ते बाद टीबी ठीक नहीं होगा, फिर वो क्या करेगा, जो 0.1 बचा था उसकी मेडिसिन चला देगा, और हर हफ्ते आपको उसकी फीस देनी होगी, और जो मेडिकल स्टोर वाले से उसका कमीशन है उसे देना पड़ेगा, प्लस साथ में अलग अलग चीजें वो करनी पड़ेगी। समझ रहे ना। अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी पढ़ने का फायदा ये है कि आप समझ सको कि हो क्या रहा है। एक्चुअली डॉक्टर ऐसे ही काम करते हैं, कहते हैं कि इस डिजीज के लिए मोर लाइकली ये डिजीज है। आयुर्वेदा ऐसे काम नहीं करता है। आपको जानकर बहुत सरप्राइज होगा कि आयुर्वेदा और इवन कुछ और साइंसेज जो हैं वो ऐसे काम नहीं करते हैं। मैं अब तक कम से कम 5 ऐसे डॉक्टर से मिल चुका हूँ जो आपकी नाड़ी पर हाथ रखकर बता सकता है कि आपको एग्जैक्ट क्या क्या चीजें डिजीजेस हैं, हो चुकी हैं या होगी नेक्स्ट 2-3 साल में। क्यों ना मॉडर्न साइंस इसमें रिसर्च करेगी, बट अगर इसमें रिसर्च करेगी तो बहुत लॉस हो जाएगा। सारे एक्सरे और ये MRI, CT स्कैन और उससे जो कमीशन मिलना था सब ठप हो जाएगा। सारे जितने पैथोलॉजी थी सब खत्म हो जाएंगी। फिर जितनी रिपीटेडली आइटरेशंस में मेडिसिन खिलाते हैं वो सब ठप हो जाएगी। अभी तो पेशेंट क्या है, पेशेंट एक फोबिया का एक रूप है, उसे फोबिया दो कि भैया अगर आपके ब्रेन में हल्का सा भी लड़ जाए, आपको
हेडेक होता है, आप उसके पास गए, सबसे पहले डॉक्टर कहेगा आपके ब्रेन में ट्यूमर हो सकता है, या वो जो नर्व जो जो ब्रेन में सबसे इंपॉर्टेंट नर्व है उसमें स्वेलिंग हो सकती है। पहले डाउट डालेगा आपके मन में, आपको क्या हाय, कहेगा डॉक्टर साहब मैं क्या करूं? कुछ नहीं, चिंता करने की बात नहीं, मैं हूं, आप लोग शांत रही। वो सीटी स्कैन करा के आओ। सीटी स्कैन कराया, डॉक्टर साहब कुछ नहीं निकला, ये सीटी स्कैन में कुछ होगा, अभी 90% तो रूल आउट हो गया है, सिर्फ 10% बचा है, आप चाहते हो 10% करेंगे? हाँ डॉक्टर साहब मेरी जान का है, चलो तो ठीक है, एमआरआई करा लो। एमआरआई करा लिया, डॉक्टर साहब अभी भी कुछ नहीं निकला है, कलर डॉपलर एक नई टेक्निक निकली है, उसको करा के देख सकते हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब कलर डॉपलर भी करा लिया है, फिर अभी भी डॉक्टर साहब पेन नहीं जा रहा है सर के अंदर, क्या कारण हो सकता है? अच्छा अल्ट्रासाउंड करा लो, डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड सर का होता ही नहीं है, नहीं नहीं आजकल होने लगा है अल्ट्रासाउंड, फिर यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, सब कुछ कराने के बाद जो है आपको कहीं से इंस्पिरेशन आती है, क्यों ना मैं अपना आई चेक करा के देख लूं, और पता चला मेरे चश्मे का नंबर चेंज हो गया है, और जो कॉमन सेंस चीज थी वो आउट हो गई है, और अनकॉमन चीज जो है वो, इसलिए कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन। ठीक है, मेडिकल साइंस थ्राइव्स ऑन क्रिएटिंग फियर इन द हार्ट ऑफ पीपल। जब तक वो फियर नहीं देगा तब तक, और आदमी को बता देगा कि देखो ये 0.1 केस तुम्हारे पर वैलिड हो सकता है, 0.1% वाला केस तुम्हारे पर वैलिड हो सकता है। वहाँ से लगेगा पेशेंट को, भैया अगर मेरे पास 0.1% वाला केस वैलिड हो सकता है तो मेरा क्या होगा? ठीक है, और बस यहीं से उसका सब ट्रीटमेंट शुरू। अब मेरे स्टूडेंट भी आके मुझसे हाई फाई नाम बताते हैं कि सर मुझे डॉक्टर ने बताया है तुमको साइकोफोबिया टर्मेटिटिस हो गया है, कुछ ऐसा नाम बताते हैं। मैंने कहा नाम तो बहुत अच्छा लग रहा है, राइट, बट काम क्या है? सिंपल से एक्सरसाइज, योगिक एक्सरसाइज करो, अनुलोम विलोम करो, सारा सर का दर्द वैसे ही ठीक हो जाएगा। डॉक्टर को भी पता ही ये है, बट बताएंगे नहीं, क्योंकि अगर बता देंगे कि भैया तुम एक्सरसाइज करके ठीक हो सकते हो, तो फिर बाकी कैसे चलेगा? बाकी सब चीजें तो चलनी चाहिए। अब इसको देखिए, इवन गिवन E2 गिवन इवन, यानी इस सेट में हमें पता चल गया कि इवन है, कितने परसेंटेज, ये क्या चीज होगी? E2 गिवन इवन, इधर से देख के बताइए, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन इवन, जहां पर ये फिगर बन रही है, ये इंटरसेक्शन का एरिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। इसको हम यहां से देख सकते हैं, इस चीज को हम यहां से देख सकते हैं, हम यहां से कैसे देख सकते हैं? यहां से ये देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ TB गिवन कफ is equal to probability of TB and cough upon probability of cough। तो probability of TB and cough, इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है, दोनों का मतलब समझ। probability of TB given cough कितना आया था? 0.4, और probability of cough कितना आया था? 0.1, 0.04। अब इसका सब कैलकुलेट करने के बाद फिर समझाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ वायरल एंड कफ, इसी कैलकुलेशन से कितनी आई बच्चों? 0.5 इंटू 0.1, 0.05। अब फिलहाल मानो कि मैंने 1000 अच्छे पेशेंट लिए, अच्छे मतलब अच्छा सेट लिया, अच्छे पेशेंट लिए, सिर्फ आपको फीलिंग देने के लिए बता रहा हूँ ये सब चीजें, क्योंकि फीलिंग होंगी तो अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होगी, अंडरस्टैंडिंग ठीक होगी तो अपने आप सॉल्यूशन भी सोच सकते हैं। 1000 पेशेंट्स लिए लेटर से मैंने, एक्सपेक्टेड कितने लोगों को कफ होगा? 100 लोगों को, ठीक है। एक्सपेक्टेड कितने लोगों को टीबी और कफ होगा? किसी
उसी तरीके से मैंने पता लगाया, उन्हें टीबी था और कफ, दोनों के दोनों कितने लोगों को होगा? 40 लोगों को। और वायरल और कफ कितने लोगों को होगा? 50। ये कैलकुलेशन मैंने करी थी वहां पर, राइट। जब ये चीज हो चुकी, ऐसा करने के बाद फिर जब मेरे पास एक पेशेंट आएगा, न्यू पेशेंट आएगा, इससे मैंने ये सारी चीजें निकाली थी। एक सैंपल सेट लेने के बाद मैंने ये सारी चीजें निकाली थी। प्रोबेबिलिटी टीबी गिवन कफ इज 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ वायरल गिवन कफ इज इक्वल टू 0.5। उससे मैंने निकाल लिया प्रोबेबिलिटी वायरल गिवन कफ, प्रोबेबिलिटी टीबी गिवन कफ, ये सारी चीजें निकाल ली। अब मेरे पास एक नया पेशेंट आएगा, उसे कफ है, उससे मैं क्या क्या चीजें निकालूंगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ टीबी गिवन कफ, राइट। उसको वेट लॉस होगा तो मैं निकालूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टीबी गिवन वेट लॉस। अभी सेपरेटली बता रहा हूं, आइडियली तो मैं क्या करूंगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ टीबी गिवन कफ वेट लॉस सबको कंबाइन करूंगा, ठीक है। ऐसे में हर एक डिजीज के लिए निकालूंगा, वायरल गिवन कफ वगैरह वगैरह। तो जोन सी डिजीज आएगी वो मैं कह सकता हूं कि उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है होने की, गिवन दिस सिम्टम्स। खाली साइड क्या आ रहे हैं? सिम्टम्स। वाली साइड क्या आ रहा है? डिजीज या फिर कॉज। कंडीशन प्रोबेबिलिटी का एक्चुअली ये यूज है। रियल वर्ल्ड का सबसे बढ़िया यूज जो है वो इस तरीके से होता है। तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा, दोबारा से देख लेते हैं। P E2 गिवन E1 इज इक्वल टू E2 इंटरसेक्शन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। जैसे अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन is equal to 0.4, probability of rain in holiday is equal to 0.2, probability of holiday इंडिया के अंदर is equal to 0.6। हर 3 में से 5 में से 3 दिन छुट्टी रहती है इंडिया। ऑफिस भी जाते हैं तब भी छुट्टी मनाते हैं। तो अब हमें चाहिए हॉलीडे गिवन रेन। इसका पहले मतलब समझाइए कि क्या था, कौन बताएगा? अमन इसका मतलब बताएंगे। मॉर्निंग में मैं उठा, मैंने देखा रेन हो रही है, और रेन देखने के बाद मैंने सोचा कि क्या आज हॉलीडे होगा कि नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी जनरेट करनी थी। रेन तो देख ली मैंने, ठीक है, और मैं इससे जनरेट करना चाहता हूँ कि इसकी हॉलीडे होने की आज क्या प्रोबेबिलिटी है पास्ट के डेटा से। तो क्या निकाला? पी रेन एंड हॉलीडे कितनी है? 0.2 इधर से, और डिवाइडेड बाय 0.4 यानी 0.5, यानी 50% दिन जब रेन होती है तो हॉलीडे हो जाता है। उल्टा भी देख सकते हैं, पी रेन गिवन हॉलीडे। और रोहन मिश्रा इसका मतलब समझाएंगे। मुझे कुछ क्वेश्चन अच्छी तरह फ्रेम करिए ना, बच्चों को कैसे समझाएंगे? आपने एक पुराना दिन देखा आज से 10 साल पहले का, उस दिन हॉलीडे था। अब आपको पता नहीं उस दिन रेन थी कि नहीं थी। अब आप पता लगाना चाहते हो कि क्या प्रोबेबिलिटी थी कि उस दिन रेन थी, राइट? तो कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी रेन एंड हॉलीडे 0.4 अपॉन 6, कितना आया? 0. यानी 33% हॉलीडेज आर कॉस्ड बाय रेन।
इसका मतलब है 33% हॉलीडेज आर ड्यू टू रेन, राइट। वो फिगर देखिए ना दोबारा से, हॉलीडे पूरा सेट है, 33% उस सेट का जो है वो रेन है। ये रेन कभी तो हॉलीडे में रिजल्ट करती है, कभी नहीं करती। दोबारा से बना दो ना, ये दोबारा से बना, ये है हॉलीडे और ऐसे ही बना लेते हैं, ये है रेन। कितने परसेंट हॉलीडेज रेन का, ये वाला पार्ट जो है मेरा कहना है ये 33% ऑफ एच है। जो इंटरसेक्शन का पार्ट है वो 33% ऑफ एच है, और जो इंटरसेक्शन का पार्ट है वो 50% ऑफ आर है। यानी रेन अगर होगी किसी भी दिन तो 50% चांसेस हैं कि हॉलीडे होने वाला है, ठीक है। और देखते हैं इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का।
कितना आंसर आ रहा है? इसको निकालते हैं पहले। यहाँ पर फॉर्मूला से बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अपॉन बी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, बी डॉट ए प्लस बी स्टार। डी मॉर्गन से अगर हम यूज करेंगे इसको बूलियन अलजेब्रा से, तो यह आया बी बी डैश, यानी ए इंटरसेक्शन बी। ऊपर आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी और नीचे आ रहा है ए यूनियन बी स्टार इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। पी बी कॉम्प्लीमेंट कितना है? 0.6। पी ए कितना है? 0.6 माइनस 0.5 कितना आया? 0.8। और ए इंटरसेक्शन बी कितना है? ए इंटरसेक्शन बी कितना है? पी ए इंटरसेक्शन बी पी इंटरसेक्शन बी हमने कैसे निकाला? पी पी ए पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट वाला फॉर्मूला यूज कर जो अभी पहले ही देखा था। अभी फॉर्मूला नंबर सी, फॉर्मूला नंबर सी देखकर, तो इससे क्या आया? 0.2। तो यहां पर रख दिया 0.2 अपॉन यानी 1/4.25। इतनी अजीब बात है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था, अक्षय स्पीक्स ट्रुथ इन 45% केसेस। ये बुक वाला अक्षय है, हमारा नहीं। इन ए रेनी सीजन 75% chance is there of raining on a certain day Akshay tells his mother
that it is raining outside. What is the probability of actual rain? Certain day in a rainy season. रेनी सीजन का सर्टेन डे है. फिगर बनाए. इसको हम बेस रूल से कर सकते हैं, बट बच्चे बेस रूल से करने में पूरे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. फिगर बनाते हैं तो हमेशा फिगर बनाकर कर सकते हैं. उस दिन रेन हो रही थी और रेन नहीं हो रही थी. राइट. रेन हो रही थी, ट्रूथ बोला या फिर नहीं बोला. नहीं हो रही थी, ट्रूथ बोला और नहीं बोला. ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी 0.45, लाई बोलने की प्रोबेबिलिटी 0.55, ट्रूथ की 0.45, लाई बोलने की 0.55, रेनिंग की 0.75 और नॉट रेनिंग की 0.25. अगर इसने ट्रूथ बोला तो अक्षय क्या बोलेगा यहाँ पर? इट्स रेनिंग. यहाँ पे क्या बोलेगा? इट्स नॉट रेनिंग. यहाँ क्या बोलेगा? इट्स नॉट रेनिंग. यहाँ क्या बोलेगा? इट्स रेनिंग. तो इट्स रेनिंग दो केस में बोल रहा है वो. कौन कौन से केस में बोल रहा है?
इस रेनिंग इस केस में बोल रहा है 0.75 इंटू 0.45 और इस केस में बोल रहा है 0.25 इंटू 0.55। दो केस में बोल रहा है ना अक्षय इट्स रेनिंग। तो प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअल रेनिंग when Akshay says raining, यानी कौन सी ब्रांच की हम बात कर रहे हैं बच्चों, लेफ्ट वाले की, इज इक्वल टू 0.75 इंटू 0.45 अपॉन इन दोनों का सम। देखो अब ये ध्यान से देखो, ये सेट और ये सेट वो सेट है जब अक्षय क्या चीज बोलेगा, इट्स रेनिंग। इस सेट में से क्या प्रोबेबिलिटी कि एक्चुअली रेन हो रही है, इन दोनों का सम डिनोमिनेटर में और ये न्यूमरेटर में, कितना आया 27/38, नॉट बैड। ठीक है, अब हम अक्षय से ही सुनेंगे something. I hope all of you know Akshay Rajput. He is from batch 2013 to 2014 pass out from Graphic Era. Then he did his MTech from IIT Delhi, and now he is placed in a very big company in Singapore. So he has got some time which he wants to spend here and I want him to spend here. He has a great flair for helping his juniors. Even when he was in IIT, regularly he used to come here, and last year PQ program also he participated nicely. And this year I want you to benefit from his staying here. ठीक है, अभी हॉस्टल में होंगे। He got ऑल इंडिया रैंक 70। ठीक है, मैं हमेशा भूल जाता हूँ सारी रैंक इधर पहुँच जाती। ये तो अच्छी बात है कि मैं ये नहीं कहा कि आप IIT दिल्ली की जगह ISC बेंगलोर से पढ़े हैं। पहले इसका जोक सुना देता हूँ, बैठिए। So in IIT Roorkee, after joining for 2 years, I had one of my best friend was